जय हिंद दोस्तों। अब देखिए हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो बेसिकली रिलेटेड है आर्टिकल 368 से। और आर्टिकल 368 का मतलब है संविधान में संशोधन से। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 368 केवल संविधान में संशोधन का मतलब नहीं था। आर्टिकल 368 में जो बातें हो रही हैं वो और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन कवर कर सकती है। क्या क्या कवर कर सकती है? जैसे गवर्नमेंट और एक कंट्रोवर्सी अक्सर देखने में आती है, गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट ये शो करती है कि हम ज़्यादा बड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाता है वो ये शो करती है कि हम ज़्यादा बड़े हैं। इधर पार्लियामेंट शो करती है कि हम ज़्यादा बड़े हैं। एक तो कंट्रोवर्सी वो इस पूरे एपिसोड में देखने को मिलेगी। अच्छा, ये आप देख ही रहे हैं कि पूरा जो है बोर्ड है, तो मतलब लेक्चर बड़ा होने वाला है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कवर हो सकता है कि अगर आपने फंडामेंटल राइट सारे पढ़ लिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशन है। और क्या रिलेशन का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या फंडामेंटल राइट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रिविलेज दी जा सकती है। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट को कम कर दिया जाए? ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके, चाहे यहाँ पे आए ना आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। यूपीएससी तक में पूछ लिया जाता है। फिर एक तीसरा पॉइंट इसी पॉइंट से कवर होगा, वो है जुडिशियल रिव्यू का। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि न्यायालय की वो शक्ति जिसके तहत वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता जांचता है। ठीक है, कोई संसद द्वारा बनाया गया कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो सही है या नहीं है, ये वो चेक करता है। ये उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और ये आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से और भी 32 है और भी 41, 42 हैं, 141, 42 से रिलेटेड है। वहाँ से कुल मिला के इन सारे प्रोविजन से मिलके बनती है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इससे पहले वाला जो लेक्चर बना था हमने खुद देखा, तो हमें लग रहा है कि शायद उसमें थोड़ा सा धुंधला है लेकिन वॉइस क्लियर है। अच्छा, तो हमने उसके डिस्क्रिप्शन पे जितना भी उस पर कंटेंट लिखा हुआ था वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अब होगा ये कि आप उसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन का ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब सुन लीजिएगा, तो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और नहीं होगा तो फिर हम दोबारा से रिकॉर्ड कर देंगे उस वीडियो को। आर्टिकल 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये जो आर्टिकल 368 पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहली बात तो ये कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या और क्यों है। तो होता क्या है कि संविधान में संशोधन इसलिए ज़रूरी है कि जब 1950 में संविधान बन रहा था तो उस वक्त संविधान तो बना दिया गया, उसके बाद में अपने चलता रहता। लेकिन क्या है कि किसी को मालूम होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो आने वाले समय में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई, ताकि आपका जो संविधान है वो जीवित, ऑर्गेनिक, प्रोग्रेसिव हमेशा बना रहे। होता क्या है इस संबंध में एक चीज़ समझिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट था। उनका ये कहना था कि अगर हम चाहते तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कठोर, इतना रिजिड बना सकते थे कि उसमें कभी कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं कि अगर चाहते तो जैसा लिखा हुआ है वो हमेशा वैसा बना रहता। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को या इस कॉन्स्टिट्यूशन को परिस्थितियों के साथ में अपने आप में परिवर्तन लाने लायक नहीं रखेंगे तो ये एक समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उनका कहना ये था कि अगर संविधान है, आने वाले समय के हिसाब से इसमें अगर संशोधन करने की शक्ति होगी तो ये आगे की परिस्थितियों से निपट सकेगा, और नहीं तो फिर ये अपने आप ही काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देने का मतलब ये है कि उन परेशानियों से
निपट नहीं पाएगा। अच्छा, तो एक तो हमने ये समझ लिया कि जनरल बात जो है, इंट्रोडक्शन जो है वो संविधान संशोधन को लेके हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संविधान संशोधन, ये जो बात हम बता रहे हैं ये भी आप आगे देखेंगे और रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए है कि संविधान संशोधन होता कैसे है। असल में 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये 368 हमने लिखा हुआ है, ये संविधान में संशोधन करता है, ठीक है। इसमें संविधान में संशोधन करने के लिए बारे में बताया गया, लेकिन अभी उसमें क्या कर दिया गया है कि उसमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति कर दी गई, जबकि पहले 368 में प्रोसीजर टर्म यूज था। अभी हम लोग देखेंगे जो उसका वो होता है आपका मार्जिनल नोट, जिसको हेडिंग कहते हैं। हेडिंग नोट में पहले आप प्रोसीजर टर्म लिखा था, अब उसमें पावर लिखा हुआ है, ठीक है। उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर एक, चूँकि जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो एक शब्द आएगा आपका बार बार 368(13) के क्लॉज 3 में लॉ टर्म को डिफाइन किया है, ठीक है ना। अभी इस बात को समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, एक होता है सामान्य कानून बनाना। सामान्य कानून बनाने का मतलब होता है जो सिंपल लॉ होते हैं, जो जनरल लॉ होते हैं, उनके कानून बनाने से रिलेटेड प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 107 में लिखा है। क्या तरीका होता है? सिंपल सा तरीका ये होता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ऐसा बिल या कानून पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद में वहाँ पर मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि 50% प्लस 1 वोट अगर इसके फेवर में पड़ेंगे तो वो उस हाउस से पास हो जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरे हाउस में भी यही प्रोसेस रहेगा। और जब दूसरे हाउस से भी पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट महोदय के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट महोदय उस पर अपने साइन कर देंगे, असेंट दे देंगे, तो वो कानून बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोविज़न है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असल में देखिए, एक जिसका मतलब नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं दो तरह से हैं। एक इनफॉर्मल, जिसको अनौपचारिक कहते हैं, और दूसरा होता है फॉर्मल, जिसको औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक क्या होते हैं? अनौपचारिक या इनफॉर्मल वाले जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें जो लिखित में नहीं हैं, लेकिन प्रथा के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के रूप में उसको अडॉप्ट करते चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब के पास बहुत सारी ऐसे पावर हैं जो कन्वेंशंस के बेस पे हैं, और ये कन्वेंशन इंग्लैंड की हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सरकार बनाने की बात आती है तो पहले जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो किसको देंगे, तो ये कन्वेंशंस रही हैं, उसके आधार पर उनको चलते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर कभी उन कन्वेंशंस को बदला जाए तो बेसिकली कन्वेंशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, और ये बदलेंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अनौपचारिक रूप से, लिखित वाला नहीं है। हमने आपको बताया लिखित वाला नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं हाँ भाई, जो अभी तक ये सिस्टम चला रहा था इससे लीक से हट के उन्होंने एक नई कन्वेंशन से हट गए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उनमें एक परिवर्तन है। दूसरा क्या होता है? इंटरप्रिटेशन में जब परिवर्तन होता है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कह सकते हैं। मतलब फिर हम आपको कह रहे हैं कि ये इनफॉर्मल तरीका है, कहने को कह सकते हैं, लेकिन जो कहा जाएगा वो 368 ही वाला कहा जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए करें। अब आप कहेंगे ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कैसे अंतर हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, तो उसमें मेनका गांधी के केस में जो पहले का इंटरप्रिटेशन था, जो आपके AK गोपालन वाले केस में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, बड़ा रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन था। मेनका गांधी के केस में उसको बड़ा बदल दिया गया। तो एक तरह से जो पहले अनुच्छेद 21 की ये व्याख्या होती थी केवल वो जो है पर्सनल लिबर्टी तक, यानी कि आपकी केवल अपनी पर्सनल लिबर्टी, और इस पर्सनल लिबर्टी का मतलब कि आपको कोई पकड़े वकड़ेगा नहीं, जेल वेल में नहीं डालेगा। इससे पर्सनल लिबर्टी का मतलब जो आर्टिकल 21 में है उससे मतलब लगाया जाता था। लेकिन मेनका गांधी के केस से क्या हो गया? उसके बाद से ये हो गया कि भाई इसका बहुत व्यापक अर्थ है और ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का मतलब है।
ठीक है, एक सेकेंड देख लें यार, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का इसका मतलब है। फिर ये तो हो गई, लेकिन हम जो लिखा पढ़ी वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हम 368 में देखते हैं। अब 368 की अगर बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में फिर दो तरह से अमेंडमेंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन्हीं शब्दों को ऐड करना, किन्हीं शब्दों को रिपील करना, किन्हीं शब्दों को सब्स्टिट्यूट करना, किसी शब्दों को अल्टर करना, ये इसके मतलब हो सकते हैं। मतलब आसान भाषा में संविधान में कुछ जोड़ना, घटाना, उसमें शब्दों में परिवर्तन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होता है लेकिन उसको 368 की परिधि से बाहर रखा गया, उसके स्कोप से बाहर रखा गया। जैसे राज्यों के नाम वगैरह जो बदले जाते हैं, कहने को तो अगर देखा जाए तो जहाँ पे राज्य का नाम जो भी लिखा है या उसकी जो सीमा है, जो उसका टेरिटरी, वो बदल रहा है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में जो उसका टेरिटरी के लिए वो बताया गया है, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको टेक्निकल सेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये बात समझ में आ गई। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना किसको जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है ये 368 वाले प्रोविज़न को। 368 में क्या है? 368 में आपको दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए बताया गया है। एक तो बताया गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा वो होगा 2/3 मेजॉरिटी से। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये, जैसे हमने आपको इसमें बताया था कि ये 51% +1 से कोई भी बिल पास हो जाता है जो सामान्य विधेयक होता है, लेकिन 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको किसी भी सदन में, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, जैसे सामान्य कानून बनते हैं, वैसे ही संसद के किसी भी सदन में पहले अपने उस अमेंडमेंट बिल को पेश करना होगा और फिर जब उस सदन से 2/3 मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से जो प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा और दूसरे हाउस में भी यही प्रोसेस चलेगा। 2/3 मेजॉरिटी से जब ये बिल पास हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये प्रेसिडेंट महोदय को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट महोदय उस पर अपने साइन कर देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी जो बीच में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं वो सब इसी प्रोसेस से, आप क्योंकि अभी चल रहा है तो आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ और क्यों हुआ। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो 1951 में ही हो गया। ठीक है, 1951 में ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। अब सवाल ये है कि इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो उस वक्त कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस आ गए जिससे सरकार एक तरह से असहज हो गई, या ये कह लें कि एक दुविधा की स्थिति में आ गई, तो उनकी वजह से इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। अब वो केस क्या थे? जैसे एक कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, जिसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड था, कंपनसेशन वगैरह को लेके था, प्रॉपर्टी एक्वायर करने से रिलेटेड बातें थी। तो ये आपका पहले ही हो गया कि भाई देखिए अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है और राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो बगैर प्रॉपर कंपनसेशन दिए या ऐसे आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही। दूसरा एक रमेश थापर वाला केस था, हमने जब आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था। आर्टिकल 19 में रमेश थापर में ये था कि भाई आपके सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पर जो अगर वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट था जिसको क्लियर करने की ज़रूरत थी। फिर ये चंपाकम दौराई राजन का एक केस आ गया था जिसकी वजह से आपका 15 का क्लॉज 4 जोड़ना पड़ा था। 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है? वो ये कहता है
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी कि जो सोशली और एजुकेशन सामाजिक और शैक्षणिक रूप यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। तो मद्रास गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन वगैरह दिया होगा और इस केस में ये कह दिया कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं तो हम इसको सही नहीं मानते। और इसी तरह से मोतीलाल वर्सेस गवर्नर ऑफ यूपी का एक भी केस है, ये भी 1951 का ही केस है और इसमें आर्टिकल 19 के जो क्लॉजेस थे उसमें ही बिजनेस वगैरह को लेके ट्रेड और बिजनेस और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो थी वो इश्यूज आए थे। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसमें जोड़ा क्या क्या गया, बाकी ये तो चीज़ें आपने देख ली क्या क्या जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हमेशा के लिए कंट्रोवर्शियल रहा, जिसकी वजह से सारी जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज आई, वो ये प्रोविज़न थे। एक आर्टिकल 13(1)(b), 31(c) और 9th शेड्यूल। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। तो था क्या कि अभी राइट टू प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की मंशा क्या है यहाँ पे, अभी जब देश आज़ाद हो रहा है तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो ज़मींदारी से संबंधित चीज़ें थी, मतलब ज़मींदारों की स्थिति ये थी किसी के पास बहुत सारी ज़मीन हो, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और चूँकि गवर्नमेंट को सभी लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही, तो सभी लोगों के लिए रोज़गार की बात करनी है। किसी एक के पास 1000, 2000, 500 एकड़ और हेक्टेयर ज़मीन है और किसी एक जो किसान है, जो किसानी करने वाला है, उसके पास नहीं। तो गवर्नमेंट ने शुरुआत में ज़मींदारी उन्मूलन कानून लाई और उसके तहत प्रोविज़न ये किए गए कि जो भी किसान जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहा है, जाहिर सी बात है ज़मींदारों के लिए वो खेती कर रहे होंगे, तो उनको उस ज़मीन का मालिक बना दिया गया। अच्छा, था क्या कि इससे ज़मींदारों की ज़मीनें जा रही थी और ज़मीन यानी कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी उनका फंडामेंटल राइट था। तो हमने कामेश्वर सिंह का नाम बताया, इसमें इसी तरह का इशू आया था। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए आर्टिकल 31 का क्लॉज बी और सी जोड़ा गया और बी और सी जोड़ने के बाद इसमें यह कह दिया गया कि भाई जो भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड लॉ होंगे उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियां थी, एक नवी अनुसूची पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई, 9th शेड्यूल। ठीक है, और 9th शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि जो भी लॉ जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हैं, अगर उसको इसमें डाल दिया जाएगा नवी अनुसूची में, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में देखिएगा 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाए कि वो आपके किसी फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। शुरुआत में केवल ये था कि जितने भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड लॉ हैं वो ही इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सरकार ने अपनी इस समस्या से निजात पाली, क्या कि अगर किसी की लैंड ले रहे हैं और उसको अगर आप 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो उसको फिर चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा काम हो गया, ज़मींदारों की ज़मीनें छीनने का एक आधार हो गया, तो इसको चैलेंज होना ही था। और पहले ही ये जो 9th शेड्यूल मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये कहाँ चैलेंज किया गया? ये चैलेंज किया गया आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। ये 1951 का मामला है। इस 1951 के मामले में ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा ये 31B और 31C और 9th शेड्यूल जोड़ी गई, इसको चैलेंज किया गया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके भी हमारे फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते। अब समस्या क्या आई? समस्या क्या आई कि कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना था कि इसमें क्या किया जाए। तो कोर्ट ने कह दिया, भाई देखो, आप ये कह रहे हो कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे शब्द क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है शब्द लॉ यानी कि विधि। और सवाल ये है कि ये जो विधि है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोनों अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग चीज़ें? हमने आपको पहले बताया कि 107 में विधि बनाने के लिए तरीका बताया गया और 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? कोर्ट ने कहा ये देखो भाई, कानून बनाना अलग बात है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना अलग बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। पहली चीज तो ये समझ में आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग चीज है और लॉ अलग चीज है। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि 368 में जो प्रोसेस है वो 2/3 मेजॉरिटी से है, आपने देखा था। और यहाँ पे केवल सिंपल मेजॉरिटी 50% से, यहाँ पे 67% से। तो तरीका तो इसमें बिल्कुल अलग है। दूसरी बात क्या है, ये जो जनरल लेजिस्लेटिव पावर होती है, जनरल लेजिस्लेटिव पावर जो ये आपकी 107 में बताई गई है, इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की पावर है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि ये जो 368 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात को समझिएगा। इन्हीं ने कहा ये जो 368 में जो बात कही गई, जो पावर कही गई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब ये है कि वो एक तरह से संविधान बनाने वाली पावर है। उसकी संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो इक्विवेलेंट टू संविधान बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो इस आधार पर शंकरी प्रसाद के मामले में इस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सही माना गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट से सरकार थोड़ी सी असहज हुई होगी, उसने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और अपना जो भी उसकी सरकार की मंशा थी कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने का, आर्थिक समानता लाने का, उसके लिए उसने जो जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड कानून थे उनको बनाया और उसको 9 शेड्यूल में डाला। और सरकार की इस मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से समर्थन दिया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में एक फिर से हमको लगता है 1954-55 में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कंपनसेशन, क्योंकि एक प्रोविजन तो ये भी था 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। उसमें ये कहा था कि भाई जब सरकार पैसे लेगी तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन कितना होगा, नहीं होगा, ये बात थी। उन्होंने कहा बस पैसा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंपनसेशन दिया जाना है, इसको इन्हीं ने कह दिया कि कंपनसेशन जो हम दे रहे हैं, सरकार कंपनसेशन जो दे रही है वो जस्टिफाइड यानी कि उचित है या नहीं है, इस बात को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिला के मोटा सा जिस्ट ये था। अच्छा, इस बात को समझ भी सकते हैं, वो इसलिए समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रही होगी और उसको अगर आपको इंडस्ट्री लगानी थी, आपको उद्योग बढ़ाने थे, आपको फैक्ट्रियां लगानी, तो भी ज़मीन की ज़रूरत है। अगर आपको जो आप चाहते हैं कि ज़मींदारों से ज़मीन ले ली जाए और उनको किसानों को दे दी जाए, तो ज़मींदारों को कंपनसेशन देना है और कंपनसेशन देने के लिए सरकार के पास इतना पैसा रहा नहीं होगा। तो उन्हीं ने ये कहा कि भाई कंपनसेशन अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट किया। उन्होंने कहा जो हम दे रहे हैं यही कंपनसेशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके 4th अमेंडमेंट से कह दिया कि भाई ऐसा है, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर एक टर्म स्टेट है, स्टेट टर्म असल में प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होता है। इसका अलग टेक्निकल मन है, इसमें केवल ज़मीन जायदाद नहीं आती, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो इन्हीं ने कहा कि अगर इसको लिया जाता है तो ये भी आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन नहीं होगा। तो दो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख रहे हैं, अमेंडमेंट दिख रहे हैं। ये भी शायद 1962 का रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शंकरी प्रसाद के केस में चैलेंज हुआ था, उसी तरह से ये चौथा और 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ चैलेंज हो रहा है, ये चैलेंज हो रहा है सज्जन सिंह के मामले में, ठीक है।
सज्जन सिंह के मामले में ये केस हो रहा, और ये सज्जन सिंह का मामला है 1965 का। देखिए, ठीक है, 1965 का ये मामला। अच्छा देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए नहीं भी आपको दिखे और केवल वॉइस क्लियर होती रहे, तो हम इसको सब कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल देंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बस आप केवल एक बार ध्यान लगा के सुन लीजिएगा। अब क्योंकि हमको लगता है 3 या 4 दिन बचे हैं आपके पेपर के, तो पेपर हो ही जाएगा और बेहतरीन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1965 ये केस आया, और इसमें कहा क्या गया, इन्हीं का ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद के मामले में कह के आया है वो एकदम सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है वो अलग है, और जो आपके लॉ बनाने की पावर है वो अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ तक मामला ठीक चल रहा था, सरकार के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जब आप देखेंगे 1965 तक का मामला बिल्कुल ठीक था। लेकिन ठीक 2 साल बाद आपका दूसरा केस आता है जो बहुत लीडिंग केस है, गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है, और इसमें भी पंजाब में एक इनका बड़ा अच्छा सा नाम था। इनके पास भी काफ़ी करीब 400-500 एकड़ लैंड थी। उसको एक पंजाब में कानून बनाया गया लैंड सीलिंग करके, जिसके प्रोविज़न का मतलब ये था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते, और उसके तहत इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। तो एक्वायर कर ली गई, छीनना कहना गलत है, एक्वायर कर ली गई, क्योंकि एक्वायर करने का मतलब है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, और कंपनसेशन कितना होगा ये चैलेंज नहीं होगा। ये पीछे हम लोग देख आए हैं, ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो गोलकनाथ के मामले में ये फिर से इन तीनों ही प्रोविज़न को चैलेंज किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट को, 4th अमेंडमेंट को और 7th को। फर्स्ट को क्यों किया गया होगा कि फर्स्ट में जो भी आप लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कानून बनाते हो उसको डाल देते हो 9th शेड्यूल में, और 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ चली जाती है वो मतलब जुडिशियल रिव्यू से परे हो जाती है, मतलब न्यायालय की जांच करने की शक्ति से परे हो जाती है। फिर क्या है, 4th अमेंडमेंट क्यों चैलेंज किया गया? 4th अमेंडमेंट इसलिए चैलेंज किया गया कि भाई जो कंपनसेशन टर्म है उसको कितना कंपनसेशन होगा ये चैलेंज करने वाली बात नहीं रहेगी। और 17th इसलिए कि जो स्टेट है, जो संपदा टर्म होता है, बेसिकली स्टेट का मतलब संपदा होता है, संपदा अगर ली जा रही है तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 के वायलेशन में नहीं है। इन तीनों प्रोविज़न को मिला के कहाँ चैलेंज किया गया? गोलकनाथ के मामले में। ठीक है, गोलकनाथ के मामले में इसको चैलेंज किया गया, और गोलकनाथ का मामला 6-5 यानी कि 6 और 5 के रेशियो से वो आया था। अरे ठीक है, तो ये जो है 6-5 के उससे रेशियो से आया, और इस मामले में पहले जो दोनों केस थे इनको ओवर रूल्ड कर दिया गया। रात का 2:30 बज रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में और ये जो है गोलकनाथ के केस में ये चीज़ें हो गई। गोलकनाथ के मामले में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों को ओवर रूल कर दिया गया, और ये कह दिया गया, एक बात समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं इनएलिनिएबल राइट होते हैं, मतलब आप प्रतिदेय अधिकार होते हैं जिसको छीना नहीं जा सकता। और फंडामेंटल राइट हैं, आप चाहे कानून बना के छीनो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके छीनो, फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता, ऐसा गोलकनाथ के मामले में कहा गया। और इन्हीं ने बाकी 368 की जो बात बताई, उन्हीं ने क्या बताई? उन्हीं ने कहा कि ओनली प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, हमने आपको बताया ना कि उसका टाइटल पहले था प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इन्हीं ने कहा भाई ऐसा है, देखो उसकी हेडिंग देखो क्या लिखा है, उसमें पावर तो लिखा नहीं, उसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वहाँ पर पहली चीज़ तो ये हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर 368 में नहीं है, बल्कि क्या है, वो प्रोसीजर है।
केवल प्रक्रिया बताई गई है। और प्रक्रिया आप कहेंगे कि भाई वो तो उसकी जिस तरह से 107 में सामान्य कानूनों के बनाने की बताई गई है, वैसे ही 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, कि आपको 2/3 मेजॉरिटी से कब पास कराना है और आधे स्टेट के समर्थन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं वो कब होंगे। अच्छा देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, 368 में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। एक वो जो सामान्य कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2/3 मेजॉरिटी से पास होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी। और ये आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन वाले अमेंडमेंट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ 368 में देखिएगा पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अच्छा तो पहले क्या बताया कि भाई ये केवल प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एफआर, यानी कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर नहीं है। और हमने आपको बताया ना कि इससे केवल उन्होंने ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये बताया कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो गोलकनाथ के मामले में मामला हो गया। अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से यहाँ पे ये देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आगे निकल के आए और फिर से सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया। इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको दिखेगा कि सरकार बस सुप्रीम कोर्ट भी कहीं चल रहा है। अभी क्या आपने देखा कि यहाँ पे सरकार मजबूत थी, सरकार ने अमेंडमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको समर्थन भी दे दिया, लेकिन बाद में गोलकनाथ के केस में उसको पलट दिया गया और ये कहा कि आप छीन नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, एक सवाल बट नेचुरल है, वो ये कि जो पहले वाले केस थे जिनके तहत ज़मीनें वगैरह ले ली गई होंगी, उनका क्या होगा। तो गोलकनाथ के मामले में एक प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया और इसका मतलब है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से क्या है, वैसे संभावना कम है, जुडिशरी वगैरह में पूछ लेते हैं खूब। ठीक है, पीसीएसजी के वगैरह के एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या है कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब ये है कि इन्हें गवर्नमेंट को भी असहज स्थिति में नहीं रखा और ये कहा कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम जो कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाएंगे, ये आज के बाद जिस तारीख को ये गोलकनाथ का केस आया था, इसके बाद से छीने जाने वाले, यानी कि अगर कोई लैंड एक्वायर की जाएगी, ली जाएगी, उस पर लागू होगा। जो पीछे हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है, अब जो हो गया उसको हो जाने दो, पीछे वाले से मतलब नहीं। लेकिन आगे अगर अब के बाद से, यानी कि जिस तारीख को ये गोलकनाथ का केस आया, उसके बाद से अगर कोई लैंड एक्वायर की जाएगी तो वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगी, वो फंडामेंटल राइट आप छीन नहीं सकते। अच्छा, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से फिर सरकार की स्थिति दिक्कत में हो गई, क्योंकि अब उसको क्या है, उसको क्या करना है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करानी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे, हमने आपको बताया कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट भी चलेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य के लिए निर्देश हैं, राज्य के लिए गाइडलाइंस हैं कि उनको क्या करना। और एक गाइडलाइन ये भी है कि राज्य आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट। तो इसमें जो इकोनॉमिकल राइट है उसमें आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और सी में इससे रिलेटेड प्रोविज़न है, 38 में भी प्रोविज़न है। तो मतलब उसका सबका जिस्ट ये निकलता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक तो सारा धन संपदा, प्रॉपर्टी, फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब ज़मीन जायदाद किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो, और कहीं ना कहीं दूसरा मतलब इसका ये भी कि लोगों में जो आर्थिक असमानताएं कम हो, यानी कि लोगों के पास भी रोजी रोजगार के मौके हों। तो ये इतनी बात है। अब क्या हुआ कि सरकार अब क्या करेगी, तो सरकार अमेंडमेंट ही करेगी। सरकार ने फिर से अमेंडमेंट किया। कब किया, ये किया 1971 में। ठीक है, 1971 में क्या अमेंडमेंट किया, एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और फिर उसके बाद में 25th, दोनों 1971 के ही हैं, ये अमेंडमेंट किया। इसमें सबसे पहले तो क्लॉज 4 जोड़ा गया 13
में, आर्टिकल 13 में हमने आपको बताया ना कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो। अब विधि नहीं बनाएगा, विधि टर्म की कोई डिफिनेशन है तो वो दी गई है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में। ठीक है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि डिफिनेशन मतलब विधि का क्या मतलब होगा। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में बताया कि विधि का क्या मतलब। विधि का मतलब इन्हीं ने बताया कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, रूल, रेगुलेशन है ना, ऑर्डिनेंस, जो कुछ भी है वो सारा का सारा विधि में आता है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शब्द नहीं था। तो इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो पहले ही से जानते थे कि समस्या आ सकती है, क्योंकि कहा यह भी जा सकता है कि वो भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि भूल गए होंगे। उनको पहले ही से स्थिति का आभास था कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जानबूझकर उन्हीं ने इस आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शब्द नहीं रखा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शब्द 3 में ना रखने का मतलब ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हो। देखिए एक चीज़ समझिएगा, अब वैसे तो आपके पेपर 3 दिन के हैं, लेकिन इसके बाद जब दोबारा ये वीडियो अगर देखिएगा तो हम जितने आपको आर्टिकल बोलते जा रहे हैं बैरेक सामने लेके बैठिएगा। हम क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बैरेक सामने रख के पढ़िए तो एक एक प्रोविज़न वहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, बैरेक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, क्लॉज ये आपने पहले लिख दिया और इस बात को क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कर दी कि जो 368 का मार्जिनल नोट था, जो उसकी हेडिंग थी, उसका जो टाइटल था, जिसमें ये लिखा था कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोसीजर की जगह वहाँ पे पावर कर दिया गया। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या रखा गया, तीसरा प्रोविज़न ये रखा गया कि अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी और जब प्रेसिडेंट महोदय के पास उस पर साइन के लिए जाएगी, प्रेसिडेंट महोदय उस पर साइन कर देंगे, मतलब रोके वोकेंगे नहीं, ये बात। और चौथा एक पॉइंट और जोड़ दिया गया कि जैसे 368 में क्लॉज 3 जोड़ दिया गया और वहाँ से ये बात कह दी गई कि भाई अनुच्छेद 368 में किए गए किसी भी संशोधन की बात अनुच्छेद 13 में किसी बात पर प्रभावी नहीं होगी। इसका मतलब ये कि अगर हम 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में जो लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीन रही हो, तो 368 अलग है और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 जो विधि की बात कर रहा है वो अलग बात है। इसका प्रभाव बिल्कुल यही है जो यहाँ पे 13 में क्लॉज 4 जोड़ने से हुआ और 368 में क्लॉज 3 जोड़ने से हुआ। दोनों का मतलब एक ही था कि यहाँ पे ये कह दिया कि भाई 368 के अंतर्गत संशोधन विधि में नहीं आता, और वहाँ ये कह दिया कि 368 के तहत जो भी संशोधन हो रहा है वो लॉ पे अप्लाई नहीं होता। लॉ अलग चीज़ है, 368 अलग है। कुल मिला के इसका जस्ट ये था। अच्छा, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और था 25th में क्या था कि इसमें जो कंपनसेशन को लेके बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास मामले आ रहे थे और वो कह रहे थे नहीं कंपनसेशन रीजनेबल होना चाहिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मार्केट प्राइस पे दो, इस तरह की बातें आ रही थी और सरकार के पास पैसे की वैसे भी दिक्कत थी। तो उन्हीं ने क्या किया, अब कंपनसेशन की जगह अमाउंट कर दिया। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका ये अमाउंट तो अमाउंट होती, कंपनसेशन का मतलब होता है प्रतिकर, एक तरह से क्षतिपूर्ति हो गई, जितने की क्षति हो रही है उसकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पे अमाउंट टर्म कर दिया तो अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, ये भी एक बहुत टेक्निकल बात थी। फिर उसके बाद में देखिए एक प्रोविज़न और जोड़ा गया, वो ये जोड़ा गया कि आर्टिकल 13 का सी और 13 का बी सी जो है, ये 13 के सी में ये बात कर दी गई कि अगर आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और सी को लेकर या उसको लागू कराने के लिए कोई कानून बनाया जाता है,
तो वो अनुच्छेद 14 1931 की वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड नहीं होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इससे ये निकल के आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी हैं उनको फंडामेंटल राइट के ऊपर बैठाने की कोशिश की गई। मतलब ये अच्छा 39 के बी और सी में क्या है, उसमें दो प्रोविज़न है। उसमें एक है कि सरकार मतलब किसी के पास जो जितनी आर्थिक व्यवस्था है वो इस तरह से चलनी चाहिए, किसी एक पास सारी चीज़ें इकट्ठी ना हो पाए। तो मान लीजिए किसी एक पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, बहुत सारा पैसा है, किस तरह से उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जो भौतिक संसाधन है वो भी किसी एक के पास नहीं इकट्ठे होने पाए। तो अगर इन दोनों आर्टिकल को लागू कराने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और जिससे आपका समानता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार अगर वायलेट हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ऐसा 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया। सरकार ने अपना काम कर दिया, अपनी बात कर दी, अमेंडमेंट कर दिया। अब यहाँ से मामला फिर से सरकार के फेवर में हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्यों बाकी है? क्योंकि इसके बाद में आता है केशवानंद भारती का केस। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971 का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1973 का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 2 साल बाद फिर से ये एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। हमने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार या पार्लियामेंट चल रहा है। आप देख रहे हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट भी चल रहा है। अभी जुडिशियल रिव्यू की भी बात चल रही है कि उसकी क्या शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की छीनी जा सकती है, नहीं छीनी जा सकती। तो अब ये केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती के केस में इस बात को चैलेंज किया गया था कि भाई जो गोलकनाथ के केस में कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट छीन ही नहीं सकते, क्या ये सही है या गलत है? एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये भी था कि जो 24वां 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है ये कितना सही है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब क्या आप जो 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, क्या उस अमेंडमेंट को करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं? क्योंकि 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और 368 में क्लॉज 3 जोड़ा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया। इसमें भी 13 जजेस थे। 13 जजेस में 7 और 6 का फैसला था। मतलब अगर एक जज साहब इधर से उधर अपनी राय दे देते तो ये जो जजमेंट आज हम लोग पढ़ रहे होते ये पूरा उल्टा होता। और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल पावर है, या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो बरकरार रखी गई और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को कंट्रोल में रखा गया। अदरवाइज होता ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाती। अगर ये हो जाता है कि पार्लियामेंट कुछ भी संशोधन कर सकती है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाती। ठीक है, खैर ये केशवानंद भारती केस में आया। इन्हीं ने कहा भाई 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है, 31C सही है। बड़ी कठिन बात हो गई, समझ में आ रही होगी क्या? 24th क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि भाई ऐसा है, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो वो लॉ की डिफिनेशन में नहीं आएगा, और लॉ की डिफिनेशन में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। कोर्ट ने कहा आप कर सकते हैं। केशवानंद भारती 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके। फिर बात आई 31C। 31C में क्या था? 31C में ये लिखा था कि अगर आर्टिकल 39 क्लॉज B और C को लागू कराने के लिए आर्टिकल 39, 14 और 31 को भी वायलेट करना पड़े तो भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी ठीक है। तो अब ये लगा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं सरकार के पूरे फेवर में हो गई। और साथ ही साथ गोलकनाथ के जो केस में जजमेंट दिया गया कि फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता, इसको भी पलट दिया। मतलब
पलट देने का ये हो गया। यहाँ पे गोलकनाथ में कहा गया था कि छीना नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पलट दिया और कहा कि छीना जा सकता है। और इन तीनों चीज़ों को साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि आप फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं। फिर अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपना तुरुप का इक्का चला। क्या इक्का था? वो ये चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, पार्लियामेंट के पास संविधान को संशोधित करने की पूरी शक्ति है, सब्जेक्ट टू सर्टेन इम्प्लाइड एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। सब्जेक्ट टू सर्टेन इम्प्लाइड, जो उसमें कुछ ऐसी अंतर्निहित जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उनके अधीन रहते हुए पार्लियामेंट को संविधान में कुछ भी संशोधन करने की शक्ति है। तो इसका मतलब हम मेरे शब्दों में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान में जो भी संशोधन करना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किंतु क्या है? वो ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचे की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई डेफिनेशन नहीं दी, कोई डेफिनेशन नहीं दी। फिर एक बात और कही कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हर मामले में अलग अलग तय होगा। अलग अलग तय होगा मतलब ये मामले की परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे मामला आता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें तय करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ केशवानंद भारती में? केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, जैसे चाहो वैसे संशोधन कर सकते हो, लेकिन किंतु परंतु क्या कुछ ऐसा संशोधन मत कर लेना जो आधारभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय करता हो। तो सवाल ये है कि आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचे को उन्होंने कई चीज़ें गिनाई, लेकिन मेरे हिसाब से आधारभूत ढांचे का मतलब शायद ये रहा होगा और ये सोचा गया हो कि वो चीज़ें जो संविधान बनाने वालों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा हो कि ये चीज़ें कभी बदली जाएंगी। ये चीज़ें कभी नहीं बदली जाएंगी। बाकी तो अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदली जाएंगी। ऐसी की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे उनमें से कभी क्या संविधान बनाने वालों ने सोचा हो कि लोकतंत्र हटा दिया जाएगा, लोकतंत्र की जगह कुछ और आ जाएगी, राजशाही आ जाएगी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप कुछ आ जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो संविधान बनाने वालों ने ये कभी नहीं सोचा होगा। क्या संविधान बनाने वालों ने कभी ये सोचा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है इंडिपेंडेंट, उसकी मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि पार्लियामेंट ने कानून सही बनाया या गलत बनाया, ये देखने की पावर पार्लियामेंट के पास है? क्या उन्होंने सोचा हो कभी ऐसी स्थिति आएगी कि पार्लियामेंट के ही पास पावर हो जाए सारी की सारी कि वही कानून बनाए और वही देखे? तो ये भी उन्होंने नहीं सोचा होगा, इसीलिए अलग से इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू के रिलेटेड बहुत सारे प्रोविज़न करके रखे हैं। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि ये जो है फेडरल सिस्टम आपका जो है वो कभी ख़त्म होगा। फेडरल सिस्टम पे भी हम बताएंगे फेडरल सिस्टम क्या है। तो जो संघात्मक सिस्टम है वो ख़त्म होगा, ऐसा भी नहीं है। राज्य अलग होंगे, केंद्र अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें, या कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि फंडामेंटल राइट में क्या जो आपका विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, क्या वो समाप्त हो जाएगा? वो कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो समाप्त हो जाएगी, या कभी इस तरह की बातें। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इसमें एक लंबी लिस्ट थी, 5-7 चीज़ें बताई गई थी क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के आएगा। इसी केशवानंद भारती के मामले में बताया गया था। तो उसमें जुडिशियल रिव्यू था और आपका लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी था, और देखिए याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या था। तो 5-7 चीज़ें थी कुल मिला के। ठीक है, फिर अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो था, इसकी अग्नि परीक्षा कब हो रही है? इसकी अग्नि परीक्षा की बारी इंदिरा गांधी के मामले में आई। इंदिरा गांधी के मामले से हुआ ये। वैसे तो चैलेंज नहीं हो पाया यहाँ पे। इसके बाद में 42वां संशोधन हुआ था कि इसकी अग्नि परीक्षा कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स के मामले में हुई। ठीक है, अभी मिनर्वा मिल्स का मामला भी समझेंगे क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आया, फिर इसी दौरान क्या हुआ कि
ये सब सिस्टम चली रहा था 1973 का। 1975 में इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था वो यूपी हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। जस्टिस सिन्हा साहब थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। किस लिए? इसलिए कर दिया गया कि ये कहा गया कि भाई इलेक्शन में इनके द्वारा कुछ वो इरेगुलरिटीज़ की गई हैं, वो उसके आधार पर, वो अलग विषय है, अलग से समझेंगे, ठीक है। और फिर जब ये चैलेंज हो गया तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से अमेंडमेंट किया गया और ये कह दिया गया इस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड करार दिया गया। इनवैलिड करार देने का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैंसिल। और अब जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैंसिल तो अब क्या होगा? इसी दौरान फिर कुछ चीज़ें चली रही थी और इलेक्शन लगने के कुछ ही टाइम बाद इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई थी। 25 जून का दिन था वो, 25 जून 75 में। और इस दौरान ही ये अमेंडमेंट भी किए गए जिसमें ये 239 नहीं 329 है, 329 है, ठीक है। 329 जोड़ा गया और इस जोड़ने के बाद में ये कहा गया कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन अगर किसी भी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने अगर उसको इनवैलिड करार दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या इसको ये कह लें कि इस आर्टिकल के तहत जो ये जो राजनारायण जी का मामला था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का मामला था, इसके प्रभाव को ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि भाई ऐसा है, हाईकोर्ट ने जो, सीधी बात समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट ने जो प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन कैंसिल किया है वो इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से प्रभावी नहीं होगा, ऐसा करके इसका मतलब था, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसके बाद में क्या होता है? ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। सरकार ने फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और वो कौन सा है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक बार जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कि जो पावर है उसको कम करी या उसको छीनने की बात करी। हम आपको बता चुके हैं जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की वो शक्ति, वो पावर जिसके तहत वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता को देखता है, वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू, आसान शब्दों में। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे, लेकिन जो अभी इस संबंध में है वो ये है कि 368 में आर्टिकल 4 और 5 बता दिया गया और उसके साथ में उसका प्रभाव ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने की जुडिशियल रिव्यू की पावर को समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उसको कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। सिंपल सी बात ये थी। और दूसरा प्रोविज़न ये कर दिया कि जो डीपीएसपी थे, जो अभी आपने पीछे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखा था 39C, जिसके तहत 39B और C यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 के B और C क्लॉज के अंतर्गत अगर कोई कानून बन रहा है तो वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और इस बात को यहाँ पर वैलिड करार दिया गया था। ये केवल अभी 2 अनुच्छेदों के लिए था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये कहा कि जो 30C है ये अब सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है। मतलब अब किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका 36 लेके 51 तक में जो प्रोविज़न बताए गए, अगर उनको लागू कराने के लिए कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो इसका मतलब उस पर भी उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने फिर से अपनी चाल चल दी। हम यही कह रहे हैं कि भाई ये सब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस वहाँ पर
चल रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट का टर्न क्या था, गवर्नमेंट के टर्न में उसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का टर्न आया। और ये सुप्रीम कोर्ट का टर्न आने का मतलब ये है कि इन्हीं ने मिनर्वा मिल्स के मामले में 1980 के मामले में क्या कहा, ये कहा कि भाई ये जो पहली बात तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये जो ये जिसके तहत आपकी संविधान में संशोधन करके ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को की वैलिडिटी नहीं देखेगा। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। तो पहले तो इन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। फिर दूसरा ये कहा कि जो 31C है जिसके तहत आपने सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के ऊपर बैठा दिया है, ये सही नहीं है और इसको पुरानी वाली स्टेज में लिया है यहाँ वाली, और यहाँ वाली यानी कि री-इंस्टीट्यूट कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 39B और C को लागू कराने के लिए अगर फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये कहना है कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। तो ये पूरा सीन ऐसे चला, ठीक है। हमें लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे अगर आप ये समझ लेंगे तो अब आपको क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि भाई ये जो आपका संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताइए, तो आप पूरी कहानी बता देंगे, लेकिन अगर इतना बड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 368 में जो तरीका लिखा है वो, और बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो केसेस हैं वो जो भी याद रहें, सब याद नहीं रहेंगे, लेकिन हमने कहानी के साथ बताएं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे याद रहेगा। तो ये लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच का क्या संबंध है। तो यहाँ मिनर्वा मिल्स के मामले में कहा था कि भाई देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के मतलब एक फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरी तरह से फंडामेंटल राइट के ऊपर लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कोई एक दूसरे के ऊपर हल्का या भारी नहीं है, बल्कि दोनों को साथ ही चलना है, ये इस बात में कहा गया। तो आप ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या संबंध है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट का, तो वो भी आपको आंसर मिनर्वा मिल्स में जाके मिल गया। तीसरा क्वेश्चन, आप सरकार वर्सेस पार्लियामेंट देख ही रहे हो, ठीक है, ये है। तो हमको लगता है सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अगर वीडियो क्लियर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी हम डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं भाई साहब। ओके भाई, और देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक वाइक क्लिक। अगर ना समझ में आए तो कम से कम कमेंट करके बता दीजिए क्या चीज़ ना समझ में आई, ठीक है ना। हमारा भी लर्निंग प्रोसेस है, यूट्यूब पे कोई इतना बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। चलिए, गुड बाय।